एक बार सोमपुरा नाम का एक गांव था। ये एक दूर दराज एकांत गांव था। इस गांव में कुछ लोग कुम्हार का काम करके अपना गुजारा करते थे, जबकि कुछ लोग खेती बाड़ी में लगे थे। वे अपने बनाए हुए मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी के सामान आसपास के गांव में बेचकर अपना पेट भरते थे। उसी गांव में गोपाल और उसके पिता राम जी रहते थे। पिता और बेटे मिलकर बर्तन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। फिर गोपाल उन बर्तनों को आसपास के गांव में बेचने ले जाता था और उन दोनों का गुजारा उसी कमाई से चलता था। राम जी की पत्नी यानी गोपाल की माँ का देहांत तब हो गया था जब गोपाल अभी बहुत छोटा था। अब गोपाल की शादी की उम्र हो गई थी। गोपाल एक बहुत ही सीधा साधा नौजवान था। एक दिन राम जी ने गोपाल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटे गोपाल, अब मेरी उम्र ढल रही है। तुम भी अब शादी की उम्र के हो गए हो। तुम्हें भी अपने लिए एक जीवन साथी की जरूरत है ना? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो मेरे बेटे। ठीक है पिताजी। ठीक अगले ही दिन गोपाल ने अपने बर्तन इकट्ठे किए और पास के गांव की ओर चल पड़ा। उसी दोपहर बाद सूरज की तेज गर्मी से बेहाल होकर राम जी को चक्कर आ गए और वे अपने घर के ठीक सामने जमीन पर गिर पड़े। ठीक उसी समय चंद्रिका, जो गांव में ही आ रही थी, उसकी नजर उन पर पड़ी। वो तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंची, उन पर पानी की छींटे मारी और उन्हें उठाकर एक चारपाई पर बिठाने में मदद की। थोड़ी देर बाद राम जी ने अपनी आंखें खोली। तुम कौन हो बेटी? मुझे क्या हुआ था? आपको कुछ नहीं हुआ अंकल, बस आपको चक्कर आ गई थी और आप गिर पड़े। तुम ठीक समय पर आ गई और मेरी जान बचा ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। बड़ों के लिए तुम्हारे मन में कितना आदर है बेटी। लेकिन मुझे ये तो बताओ, तुम हो कौन? तुम इस गांव की तो नहीं लगती। हाँ अंकल, ये सच है। मैं एक अनाथ हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं यहाँ इस गांव में इसी उम्मीद से आई थी कि मुझे कोई काम मिल जाएगा और मैं अपना गुजारा कर सकूंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम यही हमारे साथ रहो। यहाँ बस मैं और मेरा बेटा ही साथ रहते हैं। ठीक है अंकल, धन्यवाद। ये कहकर उसने एक झाड़ू उठाई और घर के सामने बिखरे हुए कूड़े कचरे को साफ करने लगी। उसे ऐसा करते देख राम जी के मन में खुशी और तारीफ का भाव उमड़ पड़ा। कितनी अच्छी बात होगी अगर इसके जैसी नेक दिल लड़की इस घर की बहू बन जाए। तभी गोपाल वहाँ आ पहुँचा। चंद्रिका को अपने घर के सामने झाड़ लगाते देख उसने पूछा, पिताजी, ये लड़की कौन है? ये हमारे घर में काम क्यों कर रही है? उसके सवाल के जवाब में राम जी ने उसे सारी घटना विस्तार से बताई। कुछ दिनों बाद ये देखकर कि गोपाल और चंद्रिका दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, राम जी ने उन दोनों की शादी करवा दी। इस तरह कुछ समय बीत गया। जैसे जैसे राम जी बूढ़े और कमजोर होते गए, वे काम करने के लिए असमर्थ हो गए और बिस्तर पर ही पड़े रहने लगे। अब गोपाल को अकेले ही मिट्टी के बर्तन बनाने का सारा काम करना पड़ता था। ये देखकर चंद्रिका के मन में चिढ़ पैदा होने लगी। जैसे ही गोपाल बाहर जाता, चंद्रिका राम जी को बुरा भला कहने लगती। वो उनको ठीक से खाना भी नहीं देती थी। फिर भी जब भी गोपाल आसपास होता, वो प्यार का दिखावा करती। राम जी चुपचाप सब सहते रहते और कभी भी गोपाल को अपनी इस तकलीफ के बारे में नहीं बताया। चंद्रिका ने एक ऐसी साजिश रचनी शुरू कर दी जिससे वो किसी भी तरह राम जी को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल सके। गोपाल घर के सामने वाले आंगन में बर्तन बनाने में व्यस्त था। ठीक उसी समय चंद्रिका उसके पास आई। प्यारे, मुझे मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? नहीं चंद्रिका, तुम उसे कहीं रखकर भूल गई होगी। बस फिर से देख लो, वह घर के अंदर ही कहीं होगी। अच्छी तरह से ढूंढो। नहीं, मैंने हर जगह ढूंढा है, वो कहीं नहीं मिल रही। कल रात तुम्हारे पिताजी हमारे कमरे में आए थे। क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने उसे ले लिया होगा? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, गोपाल का गुस्सा भड़क उठा। चंद्रिका, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पिताजी को उससे क्या लेना देना होगा? बेबुनियाद आरोप मत लगाओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बस एक नई अंगूठी खरीद दूंगा। उसने गुस्से से जवाब दिया। आंसू बहाने का नाटक करते हुए चंद्रिका मुड़ी और वापस घर के अंदर चली गई।
बेटे, तुम्हारी पत्नी क्यों रो रही है? कुछ नहीं पिताजी, वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसकी अंगूठी खो गई है। क्या ऐसा है? वो यही घर में ही होगी और कहाँ जाएगी? वो मिल जाएगी, बस तुम लोग ठीक से ढूंढो। उन्होंने ऐसा कहा। गोपाल भी अंदर गया और इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर ढूंढते ढूंढते चंद्रिका राम जी के पास पहुंची। जब उसने बिस्तर पर रखा तकिया उठाकर उसके नीचे देखा तो अंगूठी वहीं थी। घर में घुसते ही चंद्रिका बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने राम जी को, जो उसके राज का अकेला गवाह था, घर से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन आखिर चंद्रिका है कौन और उसका ये राज क्या है? चलिए अब पता लगाते हैं। चंद्रिका भूपेश की बेटी है। भूपेश, जो पास ही के एक गांव में एक दुष्ट तांत्रिक है। सोमपुरा गांव से बदला लेने की चाहत में भूपेश ने एक सोची समझी चाल चली। उसने अपनी बेटी की शादी गोपाल से करवा दी, जो उसी गांव का रहने वाला था। भूपेश की इस दुश्मनी की असली वजह जानने के लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। 20 साल पहले भूपेश सोमपुरा गांव में रहता था। वो एक बेहद लालची आदमी था। वो अपने धंधे में किसी की भी दखलंदाजी या मुकाबले को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रात के अंधेरे में वो चोरी छिपे दुश्मनों की मिट्टी के बर्तन तोड़ देता और उनका सारा सामान बर्बाद कर देता था। कुछ दिनों तक ऐसी ही बुरी हरकतें करने के बाद पूरे गांव को उसकी करतूतों के बारे में पता चल गया। नतीजन गांव के बड़ों ने उसे गांव से निकाल दिया। गांव से निकले जाने के बाद भूपेश जंगल की ओर चला गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेइज्जती की आग में जलते हुए भूपेश ने गांव के खिलाफ अपने दिल में गहरी नफरत पाल ली। इनकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेइज्जती करे और मुझे गांव से निकाल दे। मैं इसे जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। तभी आसपास से एक आवाज आई। मेरे बेटे, हिम्मत मत हारो। मैं तो तुम्हारे जैसे ही लोगों की मदद के लिए मौजूद हूँ। कौन है वहाँ? डरो मत। क्या तुम इस गांव से बदला लेना चाहते हो? हाँ। ठीक उसी पल भूपेश के सामने धीरे धीरे एक काला चांद उभर आया। उस काले चांद की आंखें जलते हुए लाल अंगारों की तरह चमक रही। ये डरावना नजारा देखकर भूपेश फौरन पीछे हट गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। डरो मत, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हें ठीक वही मिलेगा जिसकी तुम इच्छा करते हो। ये शब्द सुनकर भूपेश धीरे धीरे आगे बढ़ा और काले चांद के सामने जा खड़ा हुआ। फिर उसने काले चांद को उन सारी मुश्किलों के बारे में विस्तार से बताया जिनसे वो गुजरा था। अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके काले चांद ने भूपेश को जादू टोना विद्या सिखाई और फिर खुद उसके शरीर में समा गया। जब भूपेश ने अपनी आंखें खोली तो उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई नई शक्ति जाग उठी हो। इसके बाद अपनी जादुई विद्या का इस्तेमाल करके उसने अपना रूप बदला, एक नेक इंसान का भेष बनाया और पास के एक गांव की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने गांव वालों का भरोसा जीता, वहीं बस गया और शादी कर ली। कई साल बाद उसकी पत्नी हीमा को पता चला कि भूपेश असल में एक जादूगर है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम कोई काला जादू कर रहे हो? क्यों? चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझती। अगर मुझे अपना बदला लेना है तो ये कदम उठाना जरूरी है। अंदर जाओ और अभी के अभी जाओ। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल मंजूरी नहीं दे सकती। और वैसे भी बदला लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? प्लीज अपने इस पागलपन को अभी इसी वक्त रोक दो। रोक दो? तो फिर मुझे तुम्हारी आवाज बंद करनी पड़ेगी। तभी मेरा काम पूरा हो पाएगा। ये कहकर भूपेश ने अपने मंत्रों का इस्तेमाल करके हीमा की जबान बंद कर दी और उसे अपने गुप्त कमरे में कैद कर दिया। उसके बाद उसने अपनी बेटी को काला जादू सिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में चंद्रिका ने जादुई विद्या में पूरी महारत हासिल कर ली। जैसे ही आधी रात को घड़ी में 12 बजते उसके अंदर एक बदलाव आता। चंद्रिका चंद्रमुखी में बदल जाती। अब भूपेश ने अपनी बेटी चंद्रिका का इस्तेमाल करके सोमपुरा गांव से बदला लेने की ठान ली थी। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। उसकी रणनीति ये थी कि पहले चंद्रिका को गांव भेजा जाए, वो वहां बहू बनकर जाए और फिर उसके पीछे पीछे वो खुद भी वहां पहुंच जाए।
अपनी इस योजना पर अमल करते हुए उसने चंद्रिका को गांव की ओर रवाना कर दिया। गांव पहुंचने पर चंद्रिका ने राम जी की जान बचाई और बाद में उनके घर की बहू बन गई। दिन हफ्तों में बदल गए। हर रात 11 बजे के बाद किसी और को बिना बताए वो चुपके से अपने पिता भूपेश से मिलने जाती और उनसे बातें करती। एक रात राम जी जो घर से बाहर सो रहे थे, उनको पायल की छन छन की आवाज साफ सुनाई दी। आवाज सुनकर राम जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उन्होंने बाएं और दाएं देखा, अपने आसपास का जायजा लिया। कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी खिड़की से घर के अंदर से एक हल्की रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर घूम रहा हो। वो उठे, खिड़की के पास आए और अंदर झांका। वहां उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहने एक आकृति देखी। ये देखकर राम जी, अम्मा, चंद्रिका, चंद्रिका, वो उसे आवाज देते हैं। जैसे ही राम जी इस तरह आवाज देते हैं, चंद्रिका गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो अपने गुस्से से कांपने लगती है, इस डर से कि उसका राज कहीं खुल न जाए। अचानक वो खिड़की के पास आई और एक अजीब रूप में दिखाई दी। उसके दोनों हाथों में एक गुलाबी रंग की चीज थी। जब उसे कसकर पकड़ा गया तो राम जी डर गया और उसने गणेश जी से प्रार्थना की। तुरंत ही चंद्रिका राम जी को छोड़कर वहां से चली गई और गायब हो गई। राम जी को अपने बहू पर शक होने लगा। ये सोचकर कि उसके बेटे के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, उसने एक श्राप मान लिया। एक बरसात के दिन गोपाल पास के गांव से घर लौटा। तब चंद्रिका ने राम जी पे आरोप लगाया कि उसने योजना के अनुसार अपनी सोने की अंगूठी किसी को दे दी है और उस दिन के बाद से राम जी फिर कभी दिखाई नहीं दिया। वर्तमान में अब चंद्रिका को कोई परेशानी नहीं थी और जैसा उसके पिता भूपेश ने कहा था, वो गांव से बदला लेने के लिए तैयार हो गई। गोपाल के साथ चंद्रिका, मैं घर पर खाली बैठने के बजाय सोच रही हूँ कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर लूँ तो बेहतर होगा। तुम कौन सा धंधा करोगी चंद्रिका? कोई चाय की दुकान ठीक रहेगी। तुम गुलाबी रंग के चाय के कप बना लेते हो ना? इसे बिना किसी बड़े निवेश से चलाया जा सकता है। क्या तुम तैयार हो? ठीक है चंद्रिका। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। एक दोपहर चंद्रिका ने उसी गांव में एक चाय की दुकान शुरू कर दी। वो चाय की दुकान देखने में कुछ अजीब सी थी, मानो कोई काला चांद हो। गोपाल अपने बनाए हुए गुलाबी कपों में सभी को चाय बेचता था। गांव के सभी लोग वहां आकर चाय पीते थे। कुछ ही दिनों में उनका धंधा जबरदस्त तरीके से चल पड़ा। एक दिन जब गोपाल का काम खत्म हो चुका था तो चंद्रिका चाय की दुकान पर आई और चाय पीने लगी। चंद्रिका, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। इस समय अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। चंद्रिका ने ये बात सुन ली। अब उनके बारे में बात करने का क्या फायदा? वो तो चोरी करते थे, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या मेरे पिता चोर थे? उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई थी। अगर वो आज जिंदा होते तो क्या तुम उनकी सेवा सत्कार नहीं करती? बड़ों का आदर करना सीखो। इंद्रा, ये सब क्या बकवास है? अनजाने में ही उसने चंद्रिका की तरफ देखा। चंद्रिका, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? चंद्रिका की आंखें गुस्से से लाल हो गई और बड़ी बड़ी हो गई। वो बस गोपाल को घूरती रह गई। गोपाल ने जब चंद्रिका का ये रूप देखा तो वो बिना कुछ कहे चुप हो गया। अब गोपाल पूरी तरह से चंद्रिका के वश में आ चुका था। इस तरह कई दिनों में गांव के सभी लोग चंद्रिका के वश में रहे। अब चंद्रिका जो भी कहती, सभी गांव वाले उसकी बात मानते। वे पूरी तरह चंद्रिका के गुलाम बन चुके थे। मुझे ये सब अपनी मंत्र ज्ञान की मदद से पता चला और मुझे ये सब जानकर बहुत खुशी हुई। मैंने आखिर वो सब हासिल कर ही लिया। इसके बाद भूपेश सोमपुर गांव पहुंचा। वहां पहुंचते ही सभी लोग उसे झुककर प्रणाम करने लगे। इस तरह उसने गांव वालों को अपने वश में रखा और उनसे अपने सारे काम करवा लिए। गांव वाले अपनी फसल काटते और जो कुछ भी कमाते भूपेश उसे उनसे छीन लेता। भूपेश और चंद्रिका दोनों ही उस गांव के शासक बन बैठे थे। जब भी कोई नया व्यक्ति गांव में आता, वे उसे चाय पीने बुलाते और फिर उसे भी वश में कर लेते थे। कुछ दिन और बीत गए और फिर अगले दिन अचानक राम जी गांव में लौट आया।
जो कुछ समय से लापता था। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो गांव वालों को ध्यान से देखने लगा। कुछ लोग सिर पर मिट्टी लेकर टोकरियां ढोते हुए चाय की दुकान की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग वहीं बैठकर किसानों की सेवा कर रहे थे। तभी एक मजदूर के वेश में भोपाल भी वहां आ पहुंचा। ये सब देखकर राम जी हैरान रह गया। पूरा का पूरा गांव ही उनके वश में आ चुका है। इन गांव वालों को तुरंत बचाना होगा। पूरा का पूरा गांव। ये सोचते हुए राम जी एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक वहाँ एक गाय प्रकट हुई। गाय को देखकर राम जी बहुत खुश हुआ। हे माँ, अब हमें इस गांव को बचाना होगा। ठीक है मेरे बेटे। इसके बाद राम जी ने एक छोटी सी पोटली तैयार की। फिर राम जी और गाय दोनों मिलकर गांव की ओर चल पड़े। चंद्रिका राम जी के बंडल को देखते हुए कहती है, गरम गरम ताजी चाय, गरम गरम ताजी चाय, और पास की चाय की दुकान की ओर बढ़ती है। राम जी को देखकर चंद्रिका और भूपेश हैरान रह जाते हैं। फिर भूपेश चंद्रिका के साथ मिलकर, एंतम्मा, मेरे मामा, तुम फिर से जिंदा कैसे हो गए? अरे पिताजी, मैं तो उस दिन घर से निकली थी, तब से अब तक वापस नहीं आई हूँ। मेरे पति ने भी मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं कहीं नहीं मिली। तुम्हारी माँ रोज घर से बाहर निकल जाती है। मैंने तो उसे अपने मंत्र की शक्ति से बांधकर एक गुप्त गुफा में छिपा रखा था, लेकिन वो बाहर कैसे आ गई? ये तो होना ही था। मुझे तुरंत पता लगाना होगा। आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? आपने मामा को बंदी बना रखा था? मुझे तो कभी बताया ही नहीं। हाँ प्रिय, जब तक तुम्हारे चाचा गांव में रहे हम अपना मकसद पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मैंने उस दिन उन्हें बंदी बना लिया था। मेरा इरादा था कि मैं तुम्हें ये बात तभी बताऊंगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह वापस आ जाएंगे। गांव वालों में से किसी ने भी राम जी को नहीं पहचाना, क्योंकि वे सब भूपेश और चंद्रिका के जादू के असर में थे। गांव वालों, इस आदमी को पकड़ो और इसे सजा दो। ये हुक्म सुनते ही गांव वाले हाथों में लाठियां लिए राम जी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही राम जी के पास पहुंचने वाले थे, एक गाय बीच में आ गई और उनके सामने खड़ी हो गई। उसने अपने धनों से सीधे भीड़ पर दूध की बौछार कर दी। दूध से भीगते ही गांव वालों ने अपनी लाठियां नीचे गिरा दी और उस पवित्र गाय और राम जी की पूजा करने लगे। ये देखकर भूपेश गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने अपने जादू से गाय को बांधने की कोशिश की, लेकिन उसका जादू बेअसर साबित हुआ। उसी पल गाय और राम जी दोनों मुस्कुराए। उनकी ये प्रतिक्रिया देखकर भूपेश गुस्से से जलते हुए चिल्लाया, ओह, क्या सचमुच तुम्हारे पास मेरे जादू की ताकत का सामना करने की शक्ति है? बहुत बढ़िया, अब मेरे जादू की असली ताकत देखो। ये शब्द कहते ही भूपेश ने अपनी जादुई शक्ति को इकट्ठा किया और खुद को एक बहुत शक्तिशाली जादूगर में बदल दिया। फिर उसने एक बहुत ही बड़ा और भयानक राक्षस पैदा कर दिया। जोर से दहाड़ते हुए वो राक्षस पूरे गांव में तबाही मचाने लगा। वो घरों को और पेड़ों को जड़ से उखाड़ता जा रहा था और अपने पीछे सिर्फ बर्बादी के निशान छोड़ता जा रहा था। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगे और उनमें अफरा तफरी मच गई। जब राक्षस ने गांव वालों में से कुछ को पकड़कर खाने की कोशिश की तो वे अचानक मिर्च में बदल गए। उन्हें खाते ही राक्षस मिर्च की तेज जलन से बेहाल होकर पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा और चिल्लाने लगा, पानी, मुझे पानी चाहिए। उसी पल राम जी ने एक बहुत बड़ा चाय का कप बनाया और उसे दूध से भर दिया। उसने एक पाइप के जरिए सीधे गाय के धनों से दूध कप में डाल दिया। दूध पीने के बाद राक्षस धीरे धीरे छोटा होता गया और एक काले चांद में बदल गया। ये देखकर वो जादूगर हैरान हो गया। आखिर ये हो क्या रहा है? मेरे जादू इन लोगों पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर उसने अपनी जादू की ताकत एक बार फिर अपने बेटे पर ही आजमाई। इसके असर से चंद्रिका 5 एक जैसी शक्लों में बट गई। हर शक्ल चंद्रमुखी जैसी दिख रही थी और वो सब गाय की तरफ बढ़ने लगी। अपनी बाहें लंबी करके उन्होंने गाय को जोर से पकड़ लिया। जवाब में गाय तेजी से घूमी, जिससे एक भंवर पैदा हो गया जिसने पूरे इलाके को धूल बादल में ढक दिया। कुछ देर बाद चंद्रिका बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब तक भूपेश वहां से गायब हो चुका था। फिर गाय चंद्रिका के पास आई और अपने धनुष से सीधे उसके चेहरे पर दूध गिराया। जब चंद्रिका ने अपनी आंखें खोली तो उसे गाय सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि साक्षात आदि पराशक्ति के रूप में दिखाई दी। उसी पल चंद्रिका को अपनी की हुई गलतियों की गंभीरता का एहसास हुआ।
गाय के सामने श्रद्धा से झुककर उसने विनती की, हे गौ माता, कृपया मुझे माफ कर दो। ये मेरे पिता ही थे जिन्होंने मुझे ऐसा जीव बना दिया। मैंने गांव वालों को बहुत दुख पहुंचाया है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। गाय ने चंद्रिका को माफ कर दिया। ठीक उसी समय चंद्रिका को अचानक अपने पति की याद आई। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। चंद्रिका फूट फूट कर रोने लगी। तब राम जी ने कहा, ये सब उस जादूगर की करतूतें हैं। तुम्हारे अपने पिता ने ही तुम्हारे पति को अगवा किया है। दुखी मत हो, मैं उसे बचाकर वापस ले आऊंगा। ये कहकर उसने अपने जादू से चाय के कप के आकार का एक विशाल घर बना दिया। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। स्वामी, आप कौन हैं? क्या भगवान ने खुद हमें बचाने के लिए आपको भेजा है? खैर, ये सब जल्द ही पता चल जाएगा। सबसे पहले तुम सबको इस चाय के कप वाले घर के अंदर जाना होगा। अगर तुम बाहर रहे तो वो जादूगर किसी भी पल हमला कर सकता है। किसी भी हाल में कोई भी बाहर कदम नहीं रखेगा। ये शब्द कहकर उसने गाय को उनकी रखवाली के लिए वहीं छोड़ दिया और वहां से चले गए। रात हो गई। चाय के कप जैसे घर के अंदर मौजूद हर कोई डर से कांप रहा था। तभी गोपाल वहां पहुंचा और उसने चंद्रिका को आवाज दी। अपना नाम सुनकर चंद्रिका दौड़ती खिड़की के पास आई और बाहर झांका। चंद्रिका, क्या तुम अंदर हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। चलो चंद्रिका, घर चलते हैं। ये सुनकर और गोपाल को बाहर खड़ा देखकर चंद्रिका खुशी से भर उठी। जैसे ही चंद्रिका ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, चंद्रिका, दरवाजा मत खोलो, ये किसी तरह का भ्रम लग रहा है। नहीं, मेरे पति बाहर बिल्कुल अकेले हैं। वे अभी खतरे में हैं। मुझे उन्हें बचाना ही होगा। ये कहते हुए उसने दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा और जैसे ही वो गोपाल के करीब पहुंची, इस तरह हंसते हुए वो एक भयानक लाल चांद में बदल गया। ये देखकर चंद्रिका डर से कांप उठी। पलक झपकते ही उस लाल चांद ने चंद्रिका को अपने अंदर समा लिया। तो तुम आ गए रेड मून। चंद्रिका कहाँ है? क्या तुम उसे पकड़कर यहाँ ले आए हो? हाँ गुरुजी। ये कहते हुए उसने अपना मुंह खोला। तभी चंद्रिका लुढ़क कर बाहर आ गिरी। हालांकि वो बेहोश थी। ये देखकर गोपाल, चंद्रिका, चंद्रिका, वो जोर से चिल्लाया। चुप, अपना मुंह बंद रखो गोपाल। तुम राक्षस, क्या तुम सिर्फ अपना बदला लेने के लिए अपनी ही बेटी के साथ ऐसा करोगे? भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बेवकूफ, ये मेरा बदला है। मेरे लिए सिर्फ मेरा बदला ही मायने रखता है। ये मेरा इलाका है, यहाँ कोई अंदर नहीं आ सकता, और अगर कोई आ भी जाए तो वो मुझसे बचकर नहीं निकल सकता। उसके चारों ओर रेड मून, दो राक्षस और बंधा हुआ गोपाल खड़े थे। ओम ह्रीम क्लीम, मेरे काम में कौन दखल दे रहा है? आखिर वो कौन है? ये मंत्र जपते हुए भूपेश ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा, अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक हवा में एक तोता प्रकट हुआ। उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और उतनी ही तेजी से गायब हो गया। भूपेश ने तुरंत अपनी आंखें खोली और एक तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौन मेरे इतने करीब आकर मेरे कान में फुसफुसाया? रेड मून, तुम राक्षस हो। क्या तुम में से किसी ने कुछ देखा? कोई नहीं आया है गुरुजी, कोई नहीं आया है गुरुजी। कोई नहीं आया? तो फिर मेरे कान में किसने फुसफुसाया? ठीक है, अभी जाओ और पता लगाओ कि कौन आया है। तब तक मैं अपनी पूजा पूरी कर लूंगा। ठीक है, ये कहकर उसने उन्हें वहाँ से भेज दिया। जैसे ही रेड मून और राक्षस बाहर निकले, उन्होंने आओ और राम जी को देखा। उन्होंने उन पर हमला करने की कोशिश की। आओ ने तुरंत अपने पैर लंबे किए और एक विशाल ऊंचाई तक बढ़ गई। राम जी उसकी पीठ पर बैठ गए। ठीक उसी समय आओ ने अपनी पूंछ बढ़ाई और उन दोनों राक्षसों को जकड़ लिया जो उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी रेड मून हवा में उछला और राम जी पर हमला कर दिया, लेकिन राम जी ने बड़ी आसानी से उस वार को रोक दिया। फिर आओ के ऊपर खड़े होकर राम जी ने जोरदार मुक्का मारा, जिसे रेड मून हवा में बहुत दूर उड़ गया और तब तक उड़ता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। बाहर हो रहे शोर शराबे को सुनकर भूपेश गुफा से बाहर निकला। ये देखकर भूपेश गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपनी जादुई शक्तियां बाहर निकाली। ठीक उसी पल राम जी, जो अभी भी आओ के ऊपर ही थे,
अचानक गायब हो गए और फिर भूपेश के सामने भगवान गणेश के रूप में प्रकट हो गए। ये नजारा देखकर भूपेश हैरान रह गया। ओह, तो तुम हो इन सबके पीछे। देखो गणेश, मेरी शक्ति का असली रूप देखो। ये शब्द कहते ही वो आंखों से ओझल हो गया। गणेश ने उसे ढूंढने के लिए चारों ओर देखा। तभी वहां एक विशाल बैल प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल चमक रही थी और वह भयंकर गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। वह गणेश के पीछे से जोरदार टक्कर मारने के इरादे से दौड़ा। जमीन पर खुर पटकते हुए वह पूरी ताकत से गणेश पर हमला करना चाहता था, लेकिन ठीक समय पर गणेश पीछे मुड़े, अपने हाथों से बैल की सींग पकड़ लिए और उसे वहीं रोक दिया। दोनों के बीच हुई उस जोरदार झड़प से पूरा इलाका धूल के गुब्बार से भर गया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया और यह जानने की उत्सुकता कि जीत किसकी होगी साफ महसूस की जा सकती। कुछ देर बाद गणेश उस धूल के गुब्बार से बाहर निकले। ये देखकर गाय खुशी से गणेश के पास आए, लेकिन अचानक वो बैल एक विशालकाय राक्षस में बदल गई। एक बहुत बड़ी आकृति जो गणेश से कहीं ज्यादा बड़ी थी। गुस्से में जोर से दहाड़ते हुए वो राक्षस गणेश की ओर लपका और उन्हें अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश। गणेश तुरंत उस जगह से गायब हो गए और हवा में प्रकट हुए। वह राक्षस गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहा था। फिर अचानक हवा से नीचे उतरते हुए गणेश ने नीचे छलांग लगाई और उस राक्षस के सिर पर एक जोरदार वार किया। गणेश की शक्ति का वार इतना जोरदार था कि धरती भी कांप उठी। राक्षस का सिर आधा जमीन में धंस गया। कुछ ही देर बाद वह राक्षस अपने असली रूप में वापस आ गया। भूपेश अब वही अपनी सारी अलौकिक शक्तियां खो चुका था। फूट फूट कर रोते हुए भूपेश ने गणेश जी से क्षमा मांगी। हे गणेश, कृपया मुझे क्षमा कर दे। मैंने ना समझी और अज्ञानता में ऐसा किया। मैंने इस गांव के लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाया। नफरत और बदले की भावना कभी भी सही रास्ते नहीं होते। अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे क्षमा कर दे गणेश। देखो भूपेश, जब कोई इंसान मन में बुरे विचार पालता है तो वह अनिवार्य रूप से उन सभी चीजों और सभी लोगों से दूर हो जाता है जो वास्तव में मायने रखते हैं। अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो अंत में अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। धैर्य रखो, एक दूसरे की मदद करो। तभी चंद्रिका और गोपाल वहां पहुंचे। गणेश जी, मेरे पिताजी कहाँ हैं? हे प्रभु। गोपाल, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर के ठीक अंदर ही है। जाओ और खुद जाकर देख लो। ये कहकर गणेश जी ने सभी गांव वालों को आशीर्वाद दिया। गांव को वह गाय भेंट दी और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। गांव वालों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने अपने घरों को लौट गए। गोपाल और चंद्रिका ने भी श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाया और तुरंत अपने घर की ओर भागे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनका घर एक विशाल चाय कप के आकार के घर में बदल गया था। उसके सामने राम जी मिट्टी के बर्तन बनाने में व्यस्त थे। ये देखकर गोपाल हैरान रह गया। वह दौड़कर राम जी के पास गया और खुशी से अभिभूत होकर उन्हें कसकर गले लगाया। चंद्रिका भी राम जी के पैरों पर गिर पड़ी और उसने क्षमा याचना की। पिताजी, आप इतने दिनों से कहाँ थे और आप वापस कैसे आए? ये सब मुझे बहुत ही हैरान करने वाला लग रहा है। ये सब गणेश जी की ही लीला है मेरे बेटे। अब मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। मैं तुम्हें पूरी कहानी बाद में बताऊंगा। ठीक है पिताजी। तभी भूपेश भी वहां आ पहुंचा। उसने राम जी से उसे माफ करने के लिए आग्रह किया और राम जी ने सहर्ष उसे माफ कर दिया। भूपेश, चंद्रिका, गोपाल और राम जी ये सभी मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। अचानक चाय के कप जैसे उस घर की छत से पानी छलकने की आवाज सुनाई दी। सभी ने ऊपर की ओर देखा तो पाया कि वह गाय ठीक उस चाय के कप वाली संरचना के ऊपर नहा रही थी। ये देखकर राम जी, गोपाल और चंद्रिका जोर से हंस पड़े। कितना अजीब है, आखिर वो गाय वहाँ ऊपर कैसे पहुँच गई? तभी गांव वाले भी वहां आ पहुंचे। यह दृश्य देखकर वे भी जोर से हंस पड़े। इसके बाद सभी सीढ़ियां चढ़कर टी कप स्विमिंग पूल में ऊपर गए और नहाने लगे। अब वह गाय उस गांव के रक्षक के रूप में रहती है।
वह काला चंद्र चाय की दुकान तब से भगवान गणेश को समर्पित एक मंदिर में बदल गई है। आज गांव में हर कोई खुशी खुशी रहता है। वे भगवान गणेश की पूजा करते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं।